365 आसान है। के महत्व को बताते हुए कहा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी और डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही क्रिप्टो करेंसी पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी किए थे। इसी बीच अब ये खबर भी सामने आई है कि आरबीआई अगले साल पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होगी। हालांकि ये भारत की मूल मुद्रा का ही डिजिटल रूप होगी, यानी कि ये डिजिटल रुपया ही होगी। अब यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आने वाले समय में अगर भारत खुद की क्रिप्टो करेंसी लाता है तो इसके क्या लाभ होंगे या तो फिर क्या ध्यान रखने की आवश्यकताएं होंगी। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से पुनीत जुनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर विनीत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर रुझान खमाता हमारे साथ जुड़ चुकी है और फाइनेंस एक्सपर्ट ब्रिजेश परिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे पुनीत जी शुरुआत करना चाहेंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिलेगी या नहीं, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत की शायद खुद की क्रिप्टो करेंसी आ सकती है, यानी कि डिजिटल करेंसी। जी, मैं वही कहना चाहूँगा कि डिजिटल करेंसी की बात है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अगर आप डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में थोड़ा डिफरेंस को पहले समझिए। क्रिप्टो करेंसी जो है वो टोकन्स के फॉर्म में होती है, जो कि एक सिस्टम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का रिजल्ट में जो टोकन्स जनरेट होते हैं वो जनरेटेड टोकन्स को ये लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जबकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाने वाली है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका मतलब है कि आपका 1 रुपया होगा, उसके सामने वो 1 रुपया ही होगा, उसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी। वो जैसे बिटकॉइन है, यूथरम है, वो सब है, उनकी वैल्यू बढ़ती घटती तो वो एक कमोडिटी की तरह बन गए हैं जी। मगर जो डिजिटल करेंसी होगी उसकी वैल्यू ना 1 रुपया बढ़ेगी ना घटेगी, जो रुपए की वैल्यू होगी वही वैल्यू उसकी होगी। पर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि रिजर्व बैंक धीरे धीरे, आज आप नोट छापते हैं तो नोट छापने की एक कॉस्ट होती है। आप कॉइन्स जनरेट करते हैं, उनकी भी, उसके मेटल के कॉस्ट और उसको बनाने की एक कॉस्ट होती है। ये जो खर्चे होते हैं, चाहे आप पेपर करेंसी बनाओ, चाहे आप पॉलीमर फॉर्म में करेंसी बनाओ, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर फॉर्म में करेंसी यूज़ की है, या आप कॉइन्स बनाओ मेटेलिक, इनके पीछे जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कम होंगे, पर हम उसके साथ साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे। अब इसका फ़ायदा है कि आप हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकेंगे। एक एक ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे नोट बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे ब्लैक मनी का जो प्रॉब्लम है वो शायद सॉल्व होगा। मगर इसके नुकसान भी हैं। आज की डेट में हमारे देश में ऐसा बहुत बड़ा एक तबका है जो आज भी कैश पे डिपेंड करता है। नोटबंदी के बाद ये कहा गया कि कैश मार्केट से कम हो जाएगा, पर आज हम नोटबंदी के जो कैश के लेवल्स हैं उससे कई ऊपर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। जब नोटबंदी की थी उससे पहले जितना कैश सर्कुलेशन में था मार्केट में, उससे ज़्यादा कैश आज की डेट में भी सर्कुलेशन में है। तो ये बात को हमें समझना होगा कि हम उन किसानों, मजदूरों जो कि कैश में ही डील करते हैं, जिनके पास शायद डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्ट करने के साधन आज भी नहीं है, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, वो पहला सवाल होगा। उसके बाद ये सोचा जा सकता है कि ये डिजिटल करेंसी के ऊपर हम पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सही है कि डिजिटल करेंसी आने से काफ़ी हद तक कैश फ्लो को कंट्रोल किया जा सकेगा। जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट से, जिनके पास साधन हैं, वो धीरे धीरे उस पर आएंगे। पर ये नहीं होना चाहिए कि कैश की कमी के कारण वो लोग वंचित रह जाएं जो इन साधनों पे, जिनके पास ये साधन नहीं है जो डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए।
जी बिल्कुल। रुझान जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सरकार अगर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात कर ले, उसके लिए भी कोई लो लाती है या तो फिर उसे मान्यता भी प्रदान करती है, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार उन कॉइन को लिस्ट होने और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की इजाजत दे सकती है, यानी जिसे जिसे सरकार ने प्री अप्रूवल दिया होगा। यानी ये प्रक्रिया काफी जटिल भी हो सकती है आगे जाकर। सबसे पहले जब क्रिप्टो की बात करें, इट इज डिजिटल करेंसी। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज वन थिंग, क्रिप्टो करेंसी इज वन थिंग, दे कम अंडर द हेड ऑफ जी द डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो का पहले समझा दो कि सरकार ने अब ऐसा कहा है कि वी विल यूज इट एज अ कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि जो हम लोग वो क्या कहते हैं, शुगर होता है, तो शुगर कभी 100 रुपए भी होता है, कभी 80 रुपए भी होता है, कभी 60 रुपए भी होता है, और उस तरह लोग उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो क्रिप्टो का क्योंकि दे डोंट हैव अ चॉइस, ये तो उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो जिस तरह यूथ इंक्लाइंड है, जिस तरह पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी उस पे क्या कहते हैं घूम रही है, निर्भरित हो रही है। हम जब मेटावर्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसका बेसिक एक इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली ये जो ब्लॉकचेन वाली जो डिसेंट्रलाइज्ड है। लेट अस बी क्लियर कि ये सब डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट का कहीं भी कुछ भी नहीं आता है, किसी का कुछ भी नहीं आता है, सबका जिसका जो ब्लॉक है, जिसका वो है, उसी का हक बनता है। अब फिर ये जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, उसका फंडा सिर्फ ये है कि इंस्टेड ऑफ लेटर से कि हम जो हार्ड कैश लेके घूमते थे, और कई बार हाँ ये भी बता दूं कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके, जरूरी नहीं कि वो ब्लॉकचेन की भी टेक्नोलॉजी यूज करेगी, वो कुछ इथरम में हिथरॉम ऐसी कुछ एक दो और टेक्नोलॉजी उसमें वो करेगी। वो लेजर कॉन्ट्रैक्ट जो है सब वो अपने खुद की टेक्नोलॉजी सेट हो रही है उसकी। जस्ट सबको बता दूं कि वर्ल्ड ओवर की जो सेंट्रल बैंक है अलग अलग, उसमें से 70+% की सेंट्रल बैंक ये डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे रिसर्च कर रही है। और 2-3 कंट्रीज ने तो उसको लॉन्च भी कर दिए, जैसे कि अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने लॉन्च किया, और उससे पहले बहामास ने लॉन्च किया, एक तो कुछ छोटी मोटी कुछ कंट्री जैसा कुछ कर रहे हैं उस पे। अब वेरी नेक्स्ट सुनिए कह रहे हैं कि चाइना उसकी क्या कहते हैं डिजिटल युआन की ऐसा कुछ नाम से लॉन्च कर रहा है, ब्रिटेन ने भी उसको ब्रिटकॉइन करके लॉन्च कर रहे हैं। तो अब फंडा इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात, अगर इंडिया भी लॉन्च कर रही है तो ये थोड़ा हमारे पास बैक ट्रैक रिकॉर्ड है कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे ये फोकस करना चाहती हूँ, पहले क्रिप्टो करेंसी की बात खत्म कर लूं कि आप जो क्रिप्टो यानी इथरम और बिटकॉइन, वो जो जो डिसेंट्रलाइज है, जो हम जो यूज सट्टा खेलते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है आप लोग, क्योंकि वो कॉमोडिटी में डाल रही है गवर्नमेंट, यानी जो पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि हम उसको बैन कर रहे हैं लीगली, दे कुड नॉट होल्ड इट, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सो नाउ जो इंडिया में जो एक्सचेंजेस है, जी लेकिन हाँ गवर्नमेंट को इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बड़े बड़े एक्टर लोग आके बोल देते कि 5,000 के 25 हो जाएंगे, तो उस पर कुछ गवर्नमेंट को नियंत्रण लाएगी। बट लेट अस एक्सेप्ट दैट क्रिप्टो इज हियर टू स्टे इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज नहीं तो कल, हाँ अगर चाइना जैसा फंडा कर सकते हुए हमको क्या कहते हैं बैन करना है तो अलग स्टोरी है, लेकिन इंडिया इस पॉइंट पे चाइना को फॉलो नहीं करती है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फॉलो करती है। कमिंग बैक तो अपने जो अब ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी की बात कर जी रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि उसके फायदे क्या है। तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कम व्हाट में सबसे ज्यादा बड़ा फायदा इंक्लूजन, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में भी ये प्रूव हो चुका है कि इंक्लूजन, जैसे कि अभी भले हमने तो जनधन योजना कर दी, बड़ी बड़ी बातें की कि इतने अकाउंट है, वो अकाउंट है, लेकिन फाइनली वो अकाउंट यूज नहीं हो रहा है। लेट अस एक्सेप्ट दैट वो क्या कहते हैं, हर चीज में वो जो आंकड़े पेपर पे डालने के लिए फटाफट अकाउंट का कर दिए थे हर चीज, लेकिन यूज नहीं हो रहे। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करेंगे कि मान लो कि अभी वो हमारी एक बहन है जो ठेले पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचती है, ठीक है, तो अब वो उसकी लिए प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि वो आदमी उसको क्या कहते हैं जनधन, वो क्या कहते हैं वो आदमी उसको पैसा देगा, फिर वो अपने घर जाके वो पैसा उसके अरे सॉरी घर जाके कैसे वो जाके वो बैंक में रखे, क्योंकि वो डे टू डे काम करती है। ये मैं प्रैक्टिकल से बता रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ सरसपुर में काम करते हमने देखा था कि वो बहनें हमें पैसे देती थी जो हम जाके उनकी बैंक अकाउंट में रखते थे। लेकिन अब अगर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल सीबीडीसी हम बोल देंगे, ये डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक की आएगी, तो फायदा क्या होगा कि वहां जो आदमी उससे उस वक्त जो फ्रूट वेजिटेबल की जो भी खरीद रहा है, तो वो तुरंत वो अपने वो डिजिटली उससे खरीद लेगा, और वो उसके बैंक अकाउंट बोल के वो वॉलेट, सॉरी लेट मी यूज द वर्ड वॉलेट में चला जाएगा, तो उसको फायदा हो जाएगा। जिससे उसको आप बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जब आदमी के पास जेब में पैसे होते हैं बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं। ये रिसर्चेस बता रही है, केस स्टडीज बता रही है। तो ये और ये अभी एक दूसरी एल सैल्वाडोर में भी हो रहा है कि लोगों को उससे फायदा हो रहा है, वो भले क्रिप्टो यूज करें लेकिन उनके पैसे बच रहे हैं। तो अगर इस तरह का डिजिटल वॉलेट होगी तो उनके पैसा बचेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे आई मीन जी आवर कंट्री शुड बी हैप्पी अबाउट इट, कि आई एम श्योर कि बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल करेंसी जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं, तो
because this currency is going to leave a trail. Trail का मतलब क्या कि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यानी जिसको प्योर बिजनेस करना है, ईमानदारी वाला करना है, उसके लिए ये बहुत फायदा, हमारे कंट्री के लिए भी फायदा है, क्योंकि दिस विल हेल्प। जो पहले अनफॉर्चुनेटली डिमोनिटाइजेशन के वक्त जो हम सोच रहे थे कि भाई वो क्या कहते हैं, वो नई करेंसी में चीप होगी, वो जो सब स्टोरियां सबने बताई थी, वो नहीं होगा, लेकिन इससे फायदा होने वाला है। या जो हम सोच रहे थे कि काला धन आ जाएगा, वो भी फ्लॉप हो गया, लेकिन इससे काला धन तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट नया काला धन पैदा नहीं होगा या वी कैन कंट्रोल ऑन इट। तो ये दो तीन, ये छोटी मैंने अभी छोटे छोटे एग्जांपल दिए। फिर एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये था कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसमें ईज ऑफ, हम लोग हमारी देश बोलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो प्रैक्टिकलिटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेल्प कर सकती है। क्योंकि अब क्या होगा कि पहले तो क्या था, बैंक जो वो रिजर्व बैंक थी, वो पैसा बनाती थी, छापती थी, बैंक्स को भेजती थी, बीच में सब मिडलमैन जो भी होते थे, और फिर हमारे पास आते थे। अब तो सिर्फ बीच में दो ही है, और सॉरी बीच में हमारे साथ हमारी बैंक ही है, और इसलिए हमें घड़ी सो ये जो व्हाट दे कॉल, ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए हमारे साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे को फायदा होगा। जी बिल्कुल। विनीत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, तब कहा यह भी जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर मान्यता मिलती है, यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार इससे होने वाले कैपिटल गेन पर भारी भरकम टैक्स भी लगा सकती है, कि ये भी खबर सामने आई थी। जी, जब हम बात कर रहे हैं जल्पा जी, ये जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे फायदे दिखाए कि ये अच्छा होगा। देखने वाली बात है कि अगर हम, आपने जैसे उल्लेख किया कि सिडनी में प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गणतांत्रिक जो देश हैं उनको ये चीज के ऊपर साथ में मिलके काम करना होगा। ये जो इसके अंदर रिस्क फैक्टर है, हम उसको अभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट इज नीडेड टू बी डन। अभी कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि इट्स अ सीरियस कंसर्न, अगर गवर्नमेंट जो है यही सत्र के अंदर बिल लाना चाहती है, और यही सत्र के अंदर जब हम उसको पारित करके हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले, उसके बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, जब हम बात कर रहे थे आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, हम डिजिटल इंडिया की बात करते थे, और हम जब बोलते थे कि लोगों को पेमेंट करने के लिए, अरे जिनके पास मोबाइल नहीं है, ये सब हुआ। हमने पिछले दिन भी डिबेट में डिस्कशन किया कि $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने करके दिखाया है। तो क्रिप्टो करेंसी या जो भी आप ये बोल रहे हैं डिजिटल करेंसी, इज हियर टू स्टे, बट इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके लिए जो एक प्रॉपर सिक्योर्ड मैकेनिज्म की जरूरत है, वो मैकेनिज्म बनाना बेहद जरूरी है। दुनिया के इतिहास में पीछे कितने ही ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां पे कुछ भी निर्णय लिए गए हो, और वो निर्णय जो है उसका बाद में शुरुआत में अच्छे रिजल्ट दिखे और बाद में जो है लॉन्ग टर्म उसके नुकसान देखने पड़े हैं। तो हमें उसके बारे में भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने कहा कि ट्रांजैक्शंस जो होंगे, और जो आप टैक्सेस की बात कर रही थी, तो उसके अंदर मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग करेंगे उसके ऊपर शायद सरकार टैक्स लगाएगी, रादर देन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल जो हम खरीद के लिए जो डिजिटल करेंसी यूज करेंगे उसके ऊपर टैक्सेस लगाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रेडिंग के ऊपर ऑब्वियसली वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा, तो वो उसके ऊपर टैक्सेस लगने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल। ब्रिजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक संभावना जो बताई जा रही थी कि अगले साल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो सकती है, क्या लगता है अगर ये लॉन्च भी होती है तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे लाया जाएगा, उसको मान्यता देने का तरीका क्या होगा, उसका वितरण कैसे होगा, ये सारे पहलू भी इतने ही मायने रखते हैं। डेफिनेटली जो बाकी के पैनलिस्ट ने बताया है, तो देर आर 2 वेज ऑफ, जैसे आरबीआई जो प्रोमलगेट कर रही है इसको इंट्रोड्यूस करने के टाइम में, तो वो ये भी सोच रही है कि इसका, जैसे कि बाकी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो डिसेंट्रलाइज है, तो इसको भी विद इन द कंट्री आरबीआई के तहत इसको डिसेंट्रलाइज मोड में लाया जाए या सेमी सेंट्रलाइज मोड में लाया जाए।
तो ये भी एक आरबीआई कंटेम्पलेट कर रही है, और जो एक्ट लाया जा रहा है उसके लिए, उसमें ये सारे इशू भी देखे जा रहे हैं कि इसको कैसे किस मोड में अपने कंट्री में आरबीआई इंट्रोड्यूस कर सकती है, ताकि उसकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो इसको टेरर फंडिंग में या उस तरीके की चीजों में इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसमें ये सेंट्रलाइजेशन जो रहता है वो इसमें बहुत ही मायने रखता है। तो वो आरबीआई देख रही है कि जो उसमें से कौन से मोड पे जब वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है जो इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी, उसमें ये सारे पहलू भी देखे जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पर पुनीत जी। प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर विनीत जी भी बता रहे थे कि कई बार कुछ चीज़ों में संभलने की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार इजी के चक्कर में शायद हो सकता है कि फ्रॉड भी उतना ही इजी बन जाए, और कई बार अगर ज़्यादा प्रॉफिट की हम बात करते हैं, रिस्क फैक्टर भी वही जुड़ा होता है कि ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है फिर, या फिर ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। जैसे देखा गया कि कई निवेशकों जो एक ही दिन में आम से खास भी बन गए और शायद फिर कुछ ही घंटों में कंगाल भी बन गए, और अगर उसका जीता जाता उदाहरण अगर प्रस्तुत किया जाए तो वो स्क्विड या एलपीटी हो सकता है। राइट, देखिए ऐसा है, जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो मनी खाली एक चीज़ नहीं है, जो कैश इन सर्कुलेशन है वो नहीं है, उसके अलावा जो बैंक में है, उसके अलावा जो क्रेडिट इन सर्कुलेशन है, ये सब भी है। तो जब आप उसको डिजिटल करेंसी की तरफ ही टोटल ले जाएंगे, एक चीज़ ये ज़रूर होगी कि हमको हमारे आरबीआई को अपने सिस्टम्स को और अब बैंक्स को अपने सिस्टम्स को इस तरह अपडेट करना पड़ेगा कि फ्रॉड पॉसिबल ना हो। अगर फ्रॉड्स पॉसिबल हुए तो आज आप सोचिए, लोगों को एक एसएमएस आता है कि आपका पेटीएम का केवाईसी ख़त्म हो गया है और आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए, और गलती से जो समझते हैं वो उसको डिलीट कर देते हैं एसएमएस को, जो नहीं समझते हैं वो उस पर क्लिक कर देते हैं, और वो क्लिक करने के बाद उनका जो अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, बैंक अकाउंट में भी जो पैसा पड़ा होता है, उसमें से 5,000 7,000 करके जो भी है निकल जाता है। आज अमाउंट छोटी छोटी होती है, लोग शिकायत नहीं करते हैं, कितने 80% लोग शिकायत नहीं करते हैं, और जो शिकायत करते भी हैं उनको पैसा वापस आने की उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि आज छोटे छोटे केसेस में इन्वेस्टिगेशन और वो सब भी वो प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा। तो ऐसी जो लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, जो ठगी होने के चांसेस हैं, वो किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करेगी। अगर ये सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि इसको इंट्रोड्यूस करने से अगर किसी के साथ आज छोटे छोटे अमाउंट होते हैं तो ये हो रहा है, अगर सारी करेंसी ही टोटल डिजिटल करेंसी के फॉर्म में हो जाएगी तो क्या ये उसको फ्रॉड को और उसको कंट्रोल करने के मेजर्स हैं, उसके लिए अगर हमारा देश तैयार है तो ये चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि विनीत जी ने जो बोला जल्दबाजी करना वो सही नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट जो विनीत जी कह रहे थे कि उसका मिसयूज़ वो क्रिप्टो में पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टो में आप वो करेंसी क्रिप्टो करेंसी के साथ आप क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, आप उससे कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं। कई कंपनीज इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट करती हैं, जो कि वो करेंसी नहीं है फिर भी उसको एक्सेप्ट करती है एज अ बार्टर, और उसके सामने आप गुड्स भी परचेज कर सकते हो, और वो पैसा ड्रग्स और वो सब में भी यूज़ होता है। तो उसको तो बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल किए बिना अगर हम टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो शायद ये बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। जी रुझान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर भारत की बात करें, भले ही हालांकि कोई अभी नियम नहीं बनाए गए, लेकिन कई ऐसे भारत में भी निवेशक हैं जिन्होंने भारी मात्रा में इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी है उसमें निवेश किया है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि जब एक ट्रेंड की शायद शुरुआत होने जा रही है तो किस तरह इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज के फायदे या फिर मतलब उसके बेनिफिट क्या है या फिर उसके बेनिफिट क्या नहीं है उसमें ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मतलब सेफ्टी का क्या है या फिर कंट्रोल का क्या है या फिर इकोनॉमी पे इसकी क्या इफेक्ट हो सकती है। अभी इकोनॉमिक की बात नहीं करूंगी, बट जो लोग इसमें अभी क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, कि उनका फंडा सिंपल है। दे आर डूइंग इट एज जैसे स्टॉक शेयर्स में डील करते हैं, ऐसे करते हैं। देखोगे तो प्रैक्टिकली सारे शेयर स्टॉक्स वाले लोग ही क्रिप्टो में डीलिंग कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इंडिया में क्रिप्टो की कोई मान्यता नहीं। इंडिया क्या वर्ल्ड ओवर में हाँ यहाँ कहीं यूज हो रही है, और जिनको वो रोकड़ा वाला काम नहीं करना, वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो दारू के वो ड्रग वाला काम करना नहीं करना, मैं उन लोगों की भी बात करूँ। They know it very well कि this is just a sort of an investment.
जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप रोज वो क्या कहते हैं कॉइन की ट्रेडिंग करते हो, रुपीज की ट्रेडिंग करते हो, जो भी सारी ट्रेडिंग होती है उस तरह ये उस ट्रेडिंग में मानते हैं। तो लेट अस बी क्लियर, और जस्ट मैं आपको जो टैक्स की बात करूं, जितना मुझे पता है जितने लोग अभी भी ये क्रिप्टो में डील कर रहे हैं वो अपना टैक्स तो भरते ही है क्रिप्टो कमाने पे, कि जिस तरह शेयर, जितना मुझे पता है, मैंने तो नहीं कि एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़े नहीं, लेकिन जिस तरह शेयर और स्टॉक्स में वो कहते हैं कि हम भी इसमें दिस इज लीगल, क्योंकि हम लोग उसमें इनकम टैक्स भर रहे हैं, हम लोग टैक्स भर रहे हैं जो कैपिटल गेन के जो भी आप गिनो वो इन शॉर्ट सो अभी भी हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट वो टैक्स बढ़ा दे, जैसे नहीं बोलते कि सिगरेट पर हमने टैक्स बढ़ा दिया ताकि उसका यूजेज कम हो, ये हो सकता है। तो कमिंग बैक टू दैट मेन पॉइंट, तो क्रिप्टो की क्या अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई अगर हमने आज 5,000 कर लिया और कल 25,000 कर लिया, तो वो एक अट्रैक्शन है लोगों को रिस्क लेने का, कि चलो एक जुगाड़ जैसा हो जाता है ना, लोगों को जुगाड़ की आदत होती है, तो एक जुगाड़ जैसा है। और ऐसा की गवर्नमेंट अगर इस एक्सचेंजेस पे भी, ऐसा नहीं है ये हमने हुआ बना के रखा है कि भाई क्रिप्टो की कैरी होगी तो ब्लैक में यूज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैरी नहीं किया तो उस पर कंट्रोल डालने का, और पता है जिस दिन कंट्रोल आ जाएगा उस दिन इसका जुआ भी खत्म हो जाएगा। बट एनीवेज, तो अगर इसके एक्सचेंजेस पे भी अगर कंट्रोल लग सकता है तो वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी दिस इज नॉट, अभी ये पॉइंट, ये डिटेलिंग करना पॉइंट नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिटेलिंग, क्योंकि आज हम टॉपिक कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो गवर्नमेंट मान्यता है, इसी अभी पॉइंट ये हो रही है कि ये मान्यता है, इसमें इसको जुगाड़ नहीं हो सकता है कि मैं तेरे को सीबीडीसी 5 रुपए की देता हूँ, अभी 25,000 हो जाएगा। नो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्सचेंज एज अ टेंडर, इट्स गोइंग टू बी यूज्ड एज अ फ्लैट फिएट करेंसी। तो इसीलिए अब ये जो गवर्नमेंट वाली, इसमें जितना मैंने स्टडी किया है, अगर मेरे जैसे कॉमन आदमी स्टडी कर सकता है तो मेरे से बड़े लोगों ने तो बहुत स्टडी किया होगा। इसमें सिंपल फंडा ये है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी भाई सब कुछ डिजिटल हो गया, चलो कब से सब डिजिटल आ गया, क्योंकि ये कोई जीएसटी या ये डिमोनिटाइजेशन नहीं का रात को 9 बजे मूड आ गया कि चलो भाई 2,000 की नोटा निकाल दी, 500 की नोटा निकाल दी, ये ऐसा नहीं है। और इसमें तो आरबीआई सब लोग है, क्योंकि अगर इस तरह ही करना होता तो कब से हो जाता है, आरबीआई सब आते ही, क्योंकि अगर आपने देखा तो डिमोनिटाइजेशन में कोई आया ही नहीं था, वो तो बाद में आए वो फाइनेंस मिनिस्टर बोलने के लिए। सो जोक्स अपार्ट, मस्ती नहीं कर, जोक्स अपार्ट, बट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक कि इसमें जो आरबीआई सोच रही है वो कोई, मेरा ऐसा मानना है, हाँ ये नई चीज है, लेकिन वो बोलते हैं कि मान लो कि अगर इंडिया के पास एग्जाम्पल है और जो हम लोग 20% को डिजिटल करेंगे, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट कॉमन सेंस बोल रही है, मेरे जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं तुम 20% डिजिटल करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बोलते हैं कि लोगों को कैसे मिलेगी, जिन्होंने आपने जो डर बताया कि हाँ उसको हैक हो सकता है ये वो, तो यू नो देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमने डिजिटल में, इसलिए हम इतना नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको हमारा वो जैसे कि अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर आपने देखो जितनी हद तक तो क्रेडिट कार्ड की भी, या तो पहले क्रेडिट कार्ड आए थे तो कोई वो ओटीपी नहीं आता था, कोई वो जो स्वाइप करते थे तो वो कुछ कोड डालना नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे ये सब आ रही है, वर्ल्ड ओवर में हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही होता है कि हम लास्ट मिनट पे जाते हैं, दूसरे देशों में भी होता है कि लास्ट मिनट पे जाते हैं, और ये केवल पुलिस की लड़ाई दौड़ा क्या कहते हैं गेम तो चलती रहेगी। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लोगों को इसका फायदा कैसे होगा, क्योंकि जो हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूजन की बात करो, मैं भी जानती हूँ कि अगर कल से डिजिटल करेंसी आ गई तो लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि भाई हम चलो पैसा नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे, हम तो डिजिटल करेंसी में काम करेंगे, नहीं, पॉइंट अभी ये है ही नहीं। पॉइंट अभी ये है कि अगर धीरे धीरे इसका इंक्लूजन करेंगे, स्पेशली मैं जब लोग ट्रैवलिंग करते हैं, टूरिज्म करते हैं, दूसरा बात है रेमिटेंस में इतना इंपॉर्टेंट रेमिटेंस, यानी जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे कि वो वेस्टर्न यूनियन फॉरेन से जो हमारे इंडिया में पैसे आते हैं, ऑफिशियल पैसे, ऑफिशियल, तो और जो माँ बाप को लोग देते हैं वो करोड़ों में आते हैं, तो वो जो 4% 5% जो वेस्टर्न यूनियन जैसे लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ले लेते हैं, वो सब फॉरेक्स वाले लोग वहां पे काफी इंडिया खुद के पैसे बचा सकेगी, दिस इज व्हाट कहते हैं, और वो हो सकता है क्योंकि जो ये सब इंटरमीडिएट है वो निकल जाएंगे, इसलिए ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया। तो धीरे धीरे इसका यूज होने वाला है, ऐसा नहीं कि हर आदमी इसको ले लेगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपकी डिजिटल करेंसी जब ये आएगी तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि हाँ आज के बाद आपके सारे पैसे ही डिजिटल रखो, नहीं, आपको एक लिमिट दी जाएगी। जैसे अभी नहीं बोलते कि भाई आप 50,000 ही कैश निकाल सकते हो, लाख ही कैश निकाल सकते हो महीने में, ये जो सब आता है रूल्स नो रोज नहीं आते, याद नहीं आता है मुझे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, इसमें भी ऐसे होगा कि पर हेड आपको इतना ही 1,000 का या 10 जो भी 1,000 लाख के कितना का ही आप डिजिटल करेंसी रख सकते हो, क्योंकि ऐसे भी जब टोटल में से आप 20% ही गिन रहे हो डिजिटल में, तो अभी हर आदमी सब तो नहीं रख सकता। तो दीज आर द चेक्स एंड बैलेंसेस जो मैंने जो बताया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ के ही बताया, कहीं केस स्टडीज ही पढ़ी है, तो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सब जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है जिनमें हम या थिंकर्स बैठे जिसको करोड़ों रुपए देते हैं, हमारे और आपके पैसे करोड़ों रुपए जो देते हैं, और अल्टीमेटली जीएसटी की तरह हमें डरना ही पड़ता है, उनको ये सोचना है और उनको ये करना है।
जी बिल्कुल। विनीत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब सरकार अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करे, अगर उसे मंजूरी भी दे देती है तो उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो की जा सकेगी, या तो फिर सरकार शायद उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप लगा सकती है कि मतलब कब उसे होल्ड करना है, या फिर सरकार की मंजूरी के बिना किसी चीज में ट्रेडिंग नहीं करना, या फिर कुछ जुर्माना भी हो सकता है। मतलब इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। जल्पा जी, कुछ ही किसी भी बातों पे या किसी भी कहे सुने रिपोर्ट्स पे कुछ भी कमेंट करना वो शायद सही भी नहीं होगा। और जहां तक रहा सवाल हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आज भी हम कर ही रहे हैं। जैसे आज एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें कि आज हम जैसे पेटीएम यूज कर रहे हैं, या हम लोग जो है दूसरे एप्लीकेशन फोन पे या बाकी सारे एप्लीकेशन है वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी वही हो रहा है। जो जो हमारे खर्चे के लिए, हमारे जो एक्सपेंसेस के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, वो तो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डिजिटल काफी सारे लोग करने लगे हैं। जहां तक रहा सवाल, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हो, अगर हम ट्रेडिंग अलाउ नहीं कर रहे, सी ट्रेडिंग इज अ चार्म ऑफ दिस, कि उसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ है। ओके, जो अब आप वो चार्म जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला दोगे, उसके ऊपर रेगुलेशन ला देंगे, तो फिर उसके बाद कितने इन्वेस्टर्स रेडी होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी तो सोचने वाली बात होगी। सी, हमें ये चीज को समझना चाहिए। मैं अगेन वापस वही चीज पे आ रहा हूँ। मैं शक्तिकांत दास जी ने जो कहा कि दिस आर हैविंग अ सीरियस डीपर रिपरकेशंस, हमको उसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी उसका इम्प्लीकेशन आना है। मॉनेटरी पॉलिसी की मॉनेटरी इशुएंस कैसे होगा, कितना होगा। सी, हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हमारा करेंसी नोट इशू करने के लिए खर्चा हो रहा है वो बच रहा है, एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड बेनिफिट है। पर उसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे हमने बात की कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं, जैसे ब्रिटेन में कुछ इंसिडेंसेस हो चुके हैं। ओके, तो हमें उन कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि, जैसे एक सिंपल सी चीज लेता हूँ जल्पा जी, मुंबई जैसे फाइनेंशियल हब जैसी सिटी में पढ़े लिखे लोगों के साथ जब एक सिंपल सा, जैसे सर ने कहा, पुनीत जी ने, कि जी एक मैसेज आता है और आप जो है पिन अपना शेयर करते थे, आज भी उस चीज की अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को उस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि लीगल बैकिंग जो है, प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर जो लीगल बैकिंग ना होने के बावजूद भी लोग कर रहे हैं, वो लोगों को भी समझना होगा कि इसके अंदर जो है रिस्क फैक्टर जो है, क्योंकि उसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है। भूतकाल में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे एक ग्रेट डिप्रेशन के वक्त यूएस को जो है हमने करेंसी इशू करने का दे दिया था कि विदाउट गोल्ड रिजर्व्स भी वो करेंसी इशू कर सकते थे। अमेरिका ने उसके रिपरकेशन जो है वो फेस किया है। हमारी जो मॉनेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन अगर आप देखते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम भूल नहीं सकते। जब हम नई सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम वो पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ के एक रोजी पिक्चर दिख रहा है, वो रोजी पिक्चर के सामने झुक जाएंगे, तो वापस कहीं हमें वो चीजों का सामना ना करना पड़े। वो मैं एक चीज की तरफ जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। और स्पेक्यूलेटिव फैक्टर, जब ट्रेडिंग होगी, अगर रेगुलेटेड होगी, तो उसके ऊपर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग अगर होती है, तो वो हमारे लिए भी रिस्की फैक्टर होगा। मॉनेटरी वैल्यू का स्टेबल होना हमारे लिए भी एज एन इकोनॉमी बहुत जरूरी होता है। तो हम इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि अगर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग अगर बढ़ेगी, तो फिर अगर वो प्राइजेस को आप आपकी जनरल प्राइस लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उसके अंदर जो है वो देश के गरीब को तकलीफ होने वाली है। जी तो वो चीज के ऊपर भी हमें एड्रेस करना होगा। हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारी फिस्कल पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। बहुत सारा काम जो है वो करने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, इट इज देयर टू स्टे, बट वी हैव टू बी कॉशियस। अगेन मैं वही चीज कह रहा हूँ कि कॉशियस रहने की जरूरत है। ये जी चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत बेहद जरूरी होगा। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने के बाद उसके ऊपर स्टडी करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट उसके नॉर्म्स हमें देगी, तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है जी या नहीं। बिल्कुल। जब तक कोई नॉर्म्स आए नहीं है,
तो ये ऐसा हो गया कि बिन दूल्हे की बारात है, हम डिस्कशन कर लेंगे और बात करके फिर यहाँ से चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली उससे कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। जी बिल्कुल। ब्रिजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है कि अगर हम बात कर ले कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आती है तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसी तरह से अपडेट लाने की भी आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो प्लान होगा ये बहुत ही बड़ा होगा। हाँ, तो जैसे अभी विनीत जी ने बताया कि एक एडवांटेज डिजिटल करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी का ये है कि नए नोट्स प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो सेव होती है। बट साइमल्टेनियसली अगर आपको ये जो डिजिटल करेंसी की ओर जाना है, क्रिप्टो करेंसी की ओर जाना है, तो यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये जो करेंसी क्रिएट की जाती है, तो वो ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी सिक्योरिटी का मतलब जो हैकिंग की जो बात हो रही है, तो उसकी सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। उसको कैसे हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाए, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाने जा रही है आरबीआई, उसके साथ भी उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेगुलेटरी प्रोविजन है उसके मुताबिक होना चाहिए, ताकि वो रेगुलेशन पे वो भी कंप्लाई करें। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये जो क्रिप्टो करेंसी मतलब इंडिया की खुद की जो डिजिटल करेंसी हमें की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्ले पिवोटल रोल, और उसका एक बहुत ही बड़ा और एट द सेम टाइम उसको मेंटेन करने का भी पूरा प्रावधान है, वो पॉलिसी में ला जाना चाहिए। दैट इज हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जी बिल्कुल। आपकी ओर लौटना चाहूंगी पुनीत जी। यहाँ पर तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ये जो शीतकालीन सत्र आने वाला है संसद का, उसी में शायद इसका फैसला हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे रहे हैं या नहीं, या फिर आने वाले समय में डिजिटल करेंसी अगर आने वाली है तो शायद उसका भी कोई अंदाजा संसद में जो भी चर्चा होगी उस पे से लगाया जा सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा हमारे लिए, और उसके लिए थोड़ा समय भी चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि आज अनाउंसमेंट की और कल से सब कुछ हो गया, या फिर सभी जगह ये इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इजीली हो गया। देखिए, अभी जो पब्लिक डोमेन में जितनी बातें हैं, अगर हम न्यूज़ आर्टिकल्स को रिफ़र करें या हम किसी जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको फॉलो करें, तो अभी इतना पता चल रहा है कि जो प्राइवेट कॉइन्स हैं उनको प्रोहिबिट करेंगे एज अ लीगल टेंडर, मतलब उसको करेंसी की तरह यूज़ करना प्रोहिबिटेड होगा। प्रोहिबिटेड का मतलब अगर आप बिटकॉइन से, इथरम से या किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड होंगी। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि हो नहीं पाएंगी ऐसा नहीं है, पर अगर आप पकड़े गए कि आपने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की है तो आप पे पेनल्टी होगी या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो पाएगा। जो पब्लिक डोमेन में अभी तक बातें हैं उसमें से जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जब गवर्नमेंट लाना चाहती है तो गवर्नमेंट को एक्चुअली उसको पहले पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। कि अभी पहले इनफैक्ट होता था ऐसा कि कंसल्टेशंस होते थे, पब्लिक कंसल्टेशंस होते थे और सब होता था। अभी थोड़े टाइम से हम जो देख रहे हैं ये है कि भाई सीधा एक्ट आता है पार्लियामेंट में और उस पर डिस्कशन होता है और एक्ट पास हो जाता है जी, जो कि सही तरीका नहीं है। मतलब हमारे देश में कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी जो होती थी एक समय पे, आज हम उससे शायद थोड़े 2 कदम वापस पीछे की तरफ चले गए हैं, जबकि हमको आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे एक अलग दूसरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज में लोगों के साथ कंसल्टेशन करके सरकार कानून बनाती है। आजकल कानून पहले आ जाते हैं और बाद में कंसल्टेशन होते हैं। यही चीज़ हमने फार्म लॉज में भी देखी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम 2 बातें करते हैं, एक कानून और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखिए, मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर करूँगा जी, आधार की जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो उस टाइम पे सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हमारा सिस्टम सिक्योर है क्योंकि हमारे सर्वर 7 फुट चौड़ी दीवारों के पीछे हैं। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और दीवारों के पीछे सर्वर रख के आप किस चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें जब तक सरकार और पॉलिसी मेकर्स नहीं समझेंगे जी, तब तक हम ये सिस्टम के लिए तैयार नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ही अभी ये चीज़ की समझ नहीं है कि हमें सर्वर का मतलब क्या है और वो सिक्योरिटी का मतलब क्या है। जब तक ये चीज़ की बेसिक नॉलेज, क्योंकि आज जब पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप आम आदमी को, एक किसान को, एक मजदूर को आप ये चीज़ कैसे समझाएंगे?
जी बिल्कुल। रुझान जी, आपके और अभी आना चाहूंगी यहाँ पर। जो प्रश्न है कि आम लोगों को किस तरह समझाएंगे, जैसे अभी हम बात करते हैं शायद पेटीएम या फिर हम कई बैंकिंग अगर ऐप की भी बात कर ले तो बहुत इजीली हम स्कैन कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें शायद इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्हें या तो भय लगता है या तो फिर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। यानी जरूरी ये भी होगा कि हम सरकार को ही अगर ऐसा कुछ डिजिटल करेंसी आती है तो सबसे पहले तो उन्हें शायद उस तरीके की कोई एडवर्टाइज बनानी होगी या तो फिर कोई ऐसा माध्यम क्रिएट करना होगा कि जहां पर लोग उसे अच्छे से समझ पाए, ताकि उनके दिमाग में कोई क्वेरी ना रहे। क्योंकि कई बार फ्रॉड होता नहीं है, लेकिन शायद वो टेक्नोलॉजी के नॉलेज के बिना शायद कुछ गड़बड़ी हो जाती है। सबसे पहले जितना मैं समझती हूँ कि ये जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, वो उसका पहला यूजेज होगा थ्रू मोबाइल। आज की तारीख में मोबाइल सबको यूज करना आ गया है। हाँ, वो हैकिंग वाला भी उसमें बाद में आऊंगी, सबसे पहले मैं उसके यूजेज की बात करती हूँ। आज की तारीख में जो वो वेंडर है जो लारी चलाता है, वो हमारी बहन है, उनको भी मोबाइल यूज करना आता है और उनको भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने आते हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉलेट। अब ये वॉलेट का फंडा बहुत ही सिंपल है। कि सिंपल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी आदत सी पड़ गई है कि भाई आपने स्कैन किया, वो क्यूआर कोड वाला स्कैन किया है, पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डाला और आपका मनी ट्रांजेक्ट हो गया। इसलिए अब मेरा मानना है, अच्छा मैं मेरी लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं डाउन द लेवल जो हमारी बहनें करती है उसकी बात कर रही हूँ। सो डोंट कंपेयर क्योंकि मुझे तो आता होगा उनको नहीं आता होगा, लेकिन नहीं उनको आता है। शायद उनको मोबाइल मुझसे, हाँ मुझसे आपसे चलाना, उनको शायद एबीसीडी नहीं आता है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोबाइल में नंबर स्टोर करके वो आज जब किसी का फोन है तो उसका नाम याद करके बोलना उनको आता है। सो लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। प्रॉब्लम खाली कहाँ हो रही है ये बता दो। प्रॉब्लम मेजरली जो अगर हमने सुना हो कि भाई हैकिंग और ये सब जो ओटीपी नंबर देना, ये बड़े बुजुर्गों में, वो पढ़े लिखे लोगों में होती है। आप जाके, क्योंकि मैंने कई सेमिनार किए जिसमें हमारे जो बहनें होती है उसकी मम्मियाँ पापा, वो लोग इसमें ज्यादातर वो क्या कहते हैं हैकिंग में आ जाते हैं। हम भी कई बार आते हैं क्योंकि वो हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमको लोग लालच है कि भाई यहाँ क्लिक करोगे तो ये फ्री जी मिलेगा, अमेजोन का व्हाट्सएप फ्री मिलेगा, तो हम क्लिक कर देंगे। तो ये टोटली डिफरेंट है। हैकिंग तो अभी क्रिप्टो डिजिटल करेंसी नहीं तभी भी होती थी, और डिजिटल करेंसी आएगी बाद में भी होगी। अभी हमारे सब पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो सर जीएसटी के लिए भी तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। उस जीएसटी के इतने साल आने के बाद भी अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। अभी हम जो टैक्स वाले सर यहाँ बैठे हैं, तो वो लोग भी जानते हैं कि अभी भी हमारे जो पोर्टल पर हम लोग एंट्रियां करते हैं तो क्या हमारी हालत होती है, और उसके पीछे बीच में सब कितना धमाल हो गई थी। तो इसलिए ये तो हमारे क्या शायद सारे वर्ल्ड में ऐसा होता है। अगर हमारी कंट्री में तो हम इसके लिए बहुत जिम्मेदार, इसलिए इतना तो इस पॉइंट पे मैं टेंशन नहीं ले रही है। इसलिए मैं टेंशन नहीं हूँ, उसके सामने हमें जो दूसरे फायदे हैं मुझे वो अभी देखना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जब हम ये बात कर रहे थे, ये जो आरबीआई ने, मुझे इतना याद है कि अच्छे 6 महीने पहले बोला था कि दिसंबर में ऐसे लॉन्च, जैसे इट्स जस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क और वो सब की बातें चल रही है, और शायद पायलट प्रोजेक्ट की बातें चल रही है। ऐसा नहीं कि भाई चलो कल से चालू कर दिया, नो, वो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात कि हमारी गवर्नमेंट को सी नाउ और गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कमिंग इन द इलेक्शन मोड। लेट अस एक्सेप्ट दिस वन। इलेक्शन मोड यानी आके बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन की बात कर लेने की, अभी एक क्रिप्टो की बात कर लेने की, फिर अभी ये डिजिटल करेंसी की बात करी, इसको इलेक्शन मोड कहते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करने की, फिर बोल देगा हमने तो बोल दिया, अब ये प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि बुलेट ट्रेन में नहीं प्रॉब्लम आ रही कि उनको जमीन संपादन नहीं हो रहा है, वॉटेवर ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो चालू हो जाएगा और ये हम हाँ पर जो डिबेट करते रहेंगे, खुश भी होते रहेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मुझे खास इसलिए बोलना है, मैं वापस बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट, अभी यहाँ सब तो ज्ञानी लोग मेरे बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फाट से बोल दिया कि क्रिप्टो बैंड है, अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, फिर भी ये कॉइन या कॉइन स्वीट और ये ना वो एक्सचेंज बना के यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न का मतलब कि करोड़ों रुपए, बिलियन रुपए कमा रहे हैं। हम ही उनको स्टार्टअप और उसको वाह करके बुलाते हैं, तालियां मारते हैं, एक्स्ट्रा लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट करती क्या है? जब हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है तो मैं और क्या, व्हाट डू एक्सपेक्ट। और मुझे ये भी गवर्नमेंट बैशिंग का सेमिनार नहीं करना है, और जो आंख तो उगाड़नी है लोगों की कि अगर ये हो रहा है, जब आप बोलते हो कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लीगल है, इलीगल है, ये वो, तो भी ये करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं उससे, तो हमारी गवर्नमेंट को उसके लिए जो भी करना है, रखो तो रखो, छोड़ दो तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हें उसका वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जरूरत है। ये अगर ये जो सही आप जो बोलते नवंबर के सेशन में, तो ये इसको टेक अ डिसीजन एंड गो थ्रू द लीगल वे। जस्ट बजट में मूड आ गया और बजट में बोल दिया, ऐसा नहीं करना है भाई, टेक अ लीगल वे, वरना ये हमारी मजाक बन जाती है।
और फिर वापस हमारे भक्त लोग आ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इतने टेंशन, हमारे सर लोग सब बोलते हैं हमारे गरीब लोग ये वो, हाँ हमारे भारत में शायद प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल इसलिए देखो, एल सेल्वाडोर करके जगह है जहाँ पे ये लोग ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल बना दिया है, और वहां पे बेचारे गरीब लोग, ये हमारे जैसे देश में गरीब लोग है ना, वहाँ एल सेल्वाडोर आप देख लेना, मैंने पूरी इसकी केस स्टडी पढ़ ली, वहां पे गरीब लोग हैं, लेकिन वो लोग के वहां ऐसी चीटिंग नहीं होती, इसकी उनकी मैकेनिज्म हमें देखनी, मेरा मतलब ये था कि मैकेनिज्म देखना जरूरी है कि चीटिंग क्यों नहीं होती है। तो अल्टीमेटली हर बार अगर हम कहेंगे कि रिस्क है, अरे तो भाई तो गाड़ी चलाना भी रिस्क है, फिर भी हर आयरो गैरो नट्टू खैरों को लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस तो कैसे मिलता है आपको पता ही है, ऐसे भी, और वो भी चलाना रिस्क, इसलिए रिस्क करके हम नहीं रुक सकते, वी विल हैव टू गो अहेड एंड मूव विद टाइम्स। जी बिल्कुल। रियल मूव, खाली दिखावा मूव नहीं, वो बुलेट ट्रेन वाला नहीं। जी बुलेट ट्रेन। विनीत जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे अगर डिजिटल करेंसी जैसे कि आती भी है, लॉन्च होती भी है, तो आप किस तौर पर देख रहे हो उसे? जैसे अभी पुनीत जी जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा एक अपना मुद्दा जो है पॉलिटिकल वे में रख भी दिया, बहुत अच्छी बात है, उनको ये करना भी चाहिए, वो जरूरी भी है। जहां तक रहा सवाल कि जैसे मैम ने कहा कि एल सेल्वाडोर कंट्री ने जो है उसको एक्सेप्ट किया, देखिए हमें ये चीज भी समझनी होगी कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या उतना इजीली ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सी कभी कभार ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट जो है उसके अंदर अभी भी बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी अगर हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, तो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। सी जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहती है तो, पर इसके ऊपर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि अल्टीमेटली इट इज हियर टू स्टे, बट आपको जो है वो सारी चीजों को सोच समझकर उसके अलग अलग पहलुओं को चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना, और जैसे मैम ने कहा कि गवर्नमेंट अभी जो है उसका एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही है और उसको एक पायलट मोड पे लॉन्च करके चेक करना चाहती है, और उसमें कोई गलत चीज नहीं है। पर जैसे जैसे उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब जाके जो है वो सीरियस कंसर्न्स आगे हमारे सामने आएंगे, और तब हमें पता चलेगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज इंडिया इज ऑन द ट्रैक कि जो हम आने वाले 10 साल हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है, तो वो ड्यूरेशन में हम किसी भी तरीके का इकोनॉमिक शॉक बेयर नहीं कर सकते जहां पे आपकी पॉपुलेशन जो है वो एक मैक्सिमम, मीन्स यू आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, बरोबर है, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इनकम अर्न करना चाहती है। एवरेज एज ऑफ एन इंडियन सिटीजन जो है वो तकरीबन 26 से 27 साल की है। ओके, तो वो चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा कि इस चीज में अगर हम ये 10 साल के अंदर अगर कोई इकोनॉमिक शॉक इस चीज की वजह से झेलना पड़ेगा, तो आने वाले समय में उसके बहुत गंभीर परिणाम आएंगे, और जो इंडिया का एक गोल्डन पीरियड जो हम जीने वाले हैं आने वाले 10 सालों में, वो अगर निकल गया, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे, वो मिशन जो है वो शायद उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पे ब्रिजेश जी, क्या कहना चाहोगे जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की या फिर क्रिप्टो करेंसी या कोई भी फाइनेंस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तब मुद्दा आ ही जाता है इकोनॉमी का, अर्थतंत्र का, और वो जायज भी है। क्या लगता है अगर आने वाले समय में अगर हमें अगर अपनी इकोनॉमी को अप करना है, तो कितने और डिसीजन हैं जो लेने की तत्काल आवश्यकता है? तो बेसिकली देयर आर टू इश्यूज एट डिस्कशन, आज की जो डिबेट है उसमें एक ये डिस्कशन का मुद्दा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, उसकी जो नॉर्मल उसकी जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली इट्स अ डिमांड सप्लाई सिनेरियो, क्योंकि ब्लॉकचेन की एक लिमिटेशन होती है कि आप अगर उसको टोकन क्रिएट करते हो तो देयर इज अ लिमिटेशन कि यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ टोकन्स ओनली। तो वो सारा जो मामला, जो मसला है वो सारा डिमांड सप्लाई का है, और उसी की वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करके
डिमांड ज्यादा बना रहे हैं और साथ में सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से उसके दाम बढ़ रहे हैं। और वहां पे जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि वहां पे केवाईसी नहीं है, मतलब ये करेंसी कौन यूज कर रहा है, कौन किसको दे रहा है, वो सारी बातें वहां पे क्वेश्चन मार्क है। और उसकी वजह से ये जो टेरर फंडिंग और ड्रग माफिया वाली जो सिक्योरिटी की चैलेंज है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग दिस प्राइवेट करेंसी, क्योंकि वो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं। और नॉर्मली कोई भी कंट्री है वो अपनी जो संप्रभुता है उसको वो दाव पे नहीं लगाएगा, उसकी वजह से वहां पे जो सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है और उसकी वजह से वहां पे लीगल इलीगल की डिबेट हो रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया था। फिर सारे जो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट भी याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उसको अपनी ट्रेडिंग से नहीं रोक सकते, आप उसको लीगल टेंडर नहीं रिकॉग्नाइज करें बट ट्रेडिंग से नहीं रोक सकते। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट एक क्रिप्टो करेंसी के लिए एक एक्शन कैबिनेट करी है जो कि विंटर सेशन में आने वाला है। तो एक ये इश्यू चल रहा है। दूसरा इश्यू ये है कि क्योंकि डिजिटल करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया एज ए कंट्री उसी डायरेक्शन में, जब डिजिटलाइजेशन है वो वैसे भी मोदी जी का गुजरात से किया हुआ अच्छा एक इनिशिएटिव और उनका वो मानना है कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो उनका ये उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है ग्रेजुअली कि क्योंकि डिजिटल करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो कैसे इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी क्रिएट की जाए उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। तो जैसे प्राइवेट इकोनॉमी है तो डेफिनेटली इट्स अ थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट करेंसी इज अ थ्रेट टू अवर कंट्रीज इकोनॉमी। तो वहां पे प्राइवेट करेंसी को हम पैरेलल इकोनॉमी के तौर पे हम उसको रिकॉग्नाइज डेफिनेटली नहीं करेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि हम नहीं और कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि कोई भी अपनी संप्रभुता लूज करना नहीं चाहेगा। और जो इंडिया की खुद की जो प्रपोज है वो बेसिकली जहाँ पे सारे वर्ल्ड आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल एज में, उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट सोच रही है कि हम उसी डायरेक्शन में अपनी करेंसी लेके आगे बढ़े, विच विल बी कॉम्प्लीमेंट टू द फिजिकल करेंसी। तो वो फिजिकल करेंसी की कॉम्प्लीमेंट बनेगी पहले, और हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन उस स्टेज पे पहुंचे कि आगे जाके वो शायद फिजिकल करेंसी को रिप्लेस भी करे। हु नोज, कोई भी ये बता नहीं सकता कि इतना आगे किसी को पता नहीं है। तो दैट इज हाउ इट रिलेट्स टू द इकोनॉमी। जी बिल्कुल। पुनीत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। मुद्दा ये भी है जैसे कि यहाँ पर सिडनी में हमने देखा था कि संबोधित करते वक्त तो मोदी जी ने भी कहा था कि सभी देशों को साथ में आना होगा। डिजिटल युग है वो बहुत अच्छी बात है, शायद ये आने वाले कल को सुधारने के लिए भी अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन साथ में ही संभलना भी उतना ज़्यादा जरूरी है। और जब डिजिटल युग की हम बात करते हैं तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकजुट होना आवश्यक हो जाता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें या फिर कई ऐसी चीज़ें भी है जो शायद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट के बारे में हमने सुना है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात आती है तो फिर वो किसी एक देश का विषय नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो डिजिटल करेंसी है, अगेन मैं उसको थोड़ा सेपरेट रखूँगा क्योंकि वो आपके कंट्री की करेंसी रहने वाली है, उसी के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होने वाली है। जी बिल्कुल। और उसका फ़ायदा जैसे मैंने आपको पहले बताया रहेगा शायद कि कैश की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी सर्कुलेशन की, और आप उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, प्रोवाइडेड हमारे बैकअप सिस्टम्स और जो हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सिस्टम्स हैं वो अप टू डेट हैं और प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कि वर्ल्ड ओवर जो एक टेंशन है, वरीज हैं, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, क्रिप्टो टोकन्स जैसे बिटकॉइन है, इथरम है, दूसरे हैं, वो करेंसीज का यूज़ क्या हो सकता है। तो वो करेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपकी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं रहेगा। अभी रुझान जी ने एग्जांपल दिया एल सल्वाडोर का। आप ये चीज़ को समझिए, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अगर मान्यता दे दी, ऐसा वही देश करते हैं जिनकी खुद की सेंट्रल बैंक की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और सेकंड वो देश करते हैं जिनकी खुद की कोई मॉनिटरी पॉलिसी नहीं होती है। ये उसी तरह है जैसे कई देशों में आज की डेट में यूएस डॉलर को एज अ टेंडर करेंसी एक्सेप्ट किया जाता है। अब यूएस डॉलर की जो डिमांड और सप्लाई है वो सब यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल बैंक डिसाइड करती है, मगर कई कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी ऐसी है, कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी ऐसी है जहाँ पे यूएस डॉलर को एज अ लोकल करेंसी भी वहाँ यूज़ किया जाता है। उसमें होता ये है कि आप अपनी इकोनॉमी, अपनी मॉनिटरी पॉलिसी उठा के किसी और देश के हाथ दे देते हो। उसी तरह अगर आप
क्रिप्टो करेंसी को, जिसको हम टोकन्स को अब करेंसी लूजली कहा जाता है, अगर आप उसको मान्यता दे देते हो जैसे एल सल्वाडोर ने दी है अगर, तो आप भी वही करोगे कि आप अपनी देश की इकोनॉमी, अपनी देश की मॉनेटरी पॉलिसी को उठा के किसी शायद ऐसे ग्रुप के हाथ में दे दोगे जो उसको कंट्रोल करेगा। सेंट्रल बैंक एक देश की, यूनाइटेड स्टेट्स की, अगर यूएस डॉलर्स को आपने मान्यता दे दी तो इसी तरह अब ये कॉइन्स का पीछे कौन है आज तक किसी को नहीं पता। आप पूछो फाउंडर ऑफ बिटकॉइन कौन है, तो वो कोई किसी के पास जवाब नहीं है। कौन इसको संचालन कर रहा है, किसी के पास जवाब नहीं। और दूसरा, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है ब्रिजेश जी, उन्होंने एक बात बोली कि ये कॉइन्स लिमिटेड होते हैं। तो मैं आपको प्लीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये भ्रम है। आज बिटकॉइन भी है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि ये लिमिटेड हैं, पर फिर उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड आता है तो कॉइन्स के नंबर भी बढ़ते हैं। उसी तरह उसमें से कोई ग्रुप अलग होता है तो बिटकॉइन कैश अलग हो जाता है। तो इस भ्रम में ना रहें कि वो लिमिटेड है इसलिए उसकी डिमांड और सप्लाई का खेल है खाली। ये पूरा स्पेक्यूलेटिव गेम है। स्पेक्यूलेटिव गेम में डिमांड और सप्लाई आप कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। आप कभी बैठ के आप मैच करने जाएंगे फिगर्स, तो आज आप किसको पूछेंगे कि कितने बिटकॉइंस हैं सर्कुलेशन में? जितना आपको वो जो भी सिंडिकेट उसको ऑपरेट कर रहा है वो बताएगा, उतना आप जानते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जानते। तो ये बातों को जो है बहुत अच्छे से समझ के फिर हमें इस बारे में कुछ डिसाइड करना चाहिए और बोलना चाहिए। अदरवाइज आज एल सल्वाडोर का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, पर शायद आपने अपनी इकोनॉमी उठा के, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उठा के आपने किसी और के हाथ में दे दी। वो नहीं होना चाहिए जी। यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की बात आती है तब डिजिटल करेंसी, जैसे कि काफ़ी सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक बेहतर तरीका हो सकता है रादर देन क्रिप्टो करेंसी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। ओके जी रुझान जी, जी बिल्कुल जी रुझान जी, 2 मिनट। दो तीन पॉइंट्स देख लेते ठीक है रुझान जी, सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट मिनट दीजिए। जी रुझान जी, जी क्रिप्टो रुझान जी, करेंसी ठीक है। ईयर टू स्टे, क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं जाएगी, इट हैज टू ईयर टू स्टे, क्योंकि एक दूसरा यूनिवर्स है जो मेटावर्स है और उसमें इसका बहुत यूज हो रहा है, होने वाला है। वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसमें जुगाड़ में भी यूज होगी और इंडिया उसका लॉ ला लेगी, लेकिन ऐसा लॉ लाएगी कि उसमें ट्रेडिंग होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेट अस नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। डिजिटल करेंसी इज गवर्नमेंट करेंसी जो सीबीडीसी कहते हैं, और ये जो गवर्नमेंट करेंसी उसके बहुत सारे फायदे उनको जल्दी लाने थे जो मैंने पहले भी बोले थे। और आई एम श्योर कि सम ब्लैक मनी, अगर हमारी गवर्नमेंट रियली ब्लैक मनी रोकना चाहती है तो रोक सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू जो सब ये घोटाला होता है उसमें कंट्रोल आ सकता है। इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एल सल्वाडोर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन सर यूएसए के मेयर, 2 मेयर्सों ने भी बोला कि हमें हमारी सैलरी क्रिप्टो में दो। उसका मतलब कि वो दूसरी इकोनॉमीज भी इसमें मान रही है। मुझे क्रिप्टो में भी ज्यादा जाना नहीं है, मुझे डिजिटल करेंसी पे ही जाना है। सो डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो और बोथ आर ईयर टू स्टे, और इंडिया को जल्दी एडॉप्ट करना चाहिए। और जिस देश ने, जिस कंट्री ने डीमोनेटाइजेशन सहा है वो कुछ भी सह सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जाम हमने पास कर लिया है। जी जी विनीत जी, जी जी, मैं बहुत एक क्विक कमेंट करना चाहूँगा। जैसे हमारे पुनीत जी ने कहा ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जैसे जब भी कोई भी ये करेंसी जो इशू हो रही है ना, तो जिसके बाप का पता नहीं है हम उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है कि कौन इशू कर रहा है, कौन चला रहा है। अच्छा, इसकी जो डिमांड और सप्लाई की हम बात करें, उसकी डिमांड साइड तो हमको शायद चलो एक बार ट्रैक भी हो सकती है, पर सप्लाई साइड ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे करेंसी इशू करने के लिए सरकार जो है वो गोल्ड रिजर्व्स और बाकी जो सिक्योरिटीज देती है, तब जाके रिजर्व बैंक उस करेंसी को इशू करती है, अदरवाइज वो इशू नहीं हो सकता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि ये शादी के लड्डू जैसी बात है, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। तो इसमें जिसको फायदा होगा वो खुशी खुशी रहता है। मेरे सारे पैनलिस्ट जो है वो हंस के उस जी चीज की गवाही दे रहे हैं, बिल्कुल। और जो नहीं खाएगा और कहीं वो कुछ भी अनबन हो पछताएगा। जाए तो एटलीस्ट सरकार या कोई महाराज हो जो डिवोर्स करा सके, मतलब होप्स हो के गड़बड़ नहीं हो, लेकिन फिर भी ठीक है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था। हमने काफी समय से सुन रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद, और कहा भी जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में शायद सबसे बड़ा जो अगर कोई आ सकता है तो शायद
क्रिप्टो करेंसी को मान्यता सरकार दे भी सकती है, या तो फिर उस पर कहीं ना कहीं नसेल भी कस सकती है सरकार। क्योंकि अभी भले ही हमारी युवा पीढ़ी हो या कुछ अगर निवेशकों की बात करें, वो ब्लाइंडली इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन संभलने की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है कि कहीं एक कोई आपको टोकन या करेंसी बेनिफिट करवा गई है, हो सकता है कि आपकी पूरी कमाई शायद दूसरी किसी जगह पे किसी इन्वेस्टमेंट में चली भी जाए। अब जहां तक बात आती है हमारे रुपीस की, हमारी डिजिटल करेंसी बनाने की, कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ सकती है, अच्छा कदम हो सकता है डिजिटल युग के साथ, लेकिन साथ में ये भी सोचना होगा कि लोग किस तरह इसे एक्सेप्ट करते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनता को सुविधा पहुंचा सकता है या नहीं। क्योंकि कई बार आज भी हम देखते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन साइट्स की बात करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वर इशू या तो फिर बहुत सारे इशू है जो अभी भी हम फेस करते हैं। ठीक है, हम स्कैन करके कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ इशू होते हैं, और कई सारी बैंकों में भी वो प्रॉब्लम होती है कि हम शायद OTP की वेट करते ही रह जाए। तो जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतना ही मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा मास्टर प्लान लाया जाए, नहीं कि फिर उसमें शायद सुधारे की वजह से फिर एक बार अमल में आया और फिर पीछे हट करनी पड़ी। यानी सरकार जो भी फैसला ले आगे बहुत सोच समझ कर लेना होगा, और जनता तो तैयारी है डिजिटल युग के लिए। दंगल देश का मैं अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।